हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। मैं श्रेया राय आज आप सभी लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो आज का पेपर था इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। थर्ड सेमेस्टर बीएड यूपी बीएड के सेकेंड ईयर का जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसका आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, जो था हमारा क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो वो क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, उस पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर्स लिख सकते थे हम, या क्या आंसर्स सही होते, मैं वो सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सभी लोगों को ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर्स मैं बोल रही हूँ या जो मैं जैसा सोल्यूशन मैं बता रही हूँ, अगर आपने एग्जैक्टली वैसा ही लिखा है तो ही आपका आंसर सही हो या तो ही आपको उस पर नंबर मिले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो पेपर था, ये क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा पेपर था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर है। कॉन्सेप्चुअल पेपर इन द सेंस कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इसमें हैं, जो पूछे गए थे या फिर जो हम आंसर्स लिख रहे थे, वो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें हमारे दिमाग से सोच के या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे ही उस क्वेश्चंस को लिखना था। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से काम कर रहा था, वो आप उस तरीके से भी अगर आपने वो चीज़ लिखी होगी तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एकदम सही है। लेकिन मैंने जैसे आंसर्स लिखे हैं या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को आज का सोल्यूशन देने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है कि 3 घंटे का हमारा पेपर था, और उसमें पूरे हम लोगों को 90 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हमारा जो था पेपर था। ठीक है, 3 घंटे का पेपर हम लोगों को सॉल्व करना था। 1:30 से 4:30 तक हमारा ये पेपर चला। सारे क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आंसर्स देने एप्लीकेबल थे। सेक्शन 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेक्शन 1 में क्या क्या क्वेश्चंस थे। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन 1 था वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मतलब कि इसमें कम से कम 50 वर्ड्स के आंसर्स लिखने थे। और 50 वर्ड्स के आंसर्स जो थे, ये 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं। और 50 नंबर के आंसर्स में कम से कम आप अगर आपकी कॉपी के का आपने आधा पेज या आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है तो फिर वो एकदम सही है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। जो मेरे ये क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेरे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें मैं आधे पेज में निपटाती हूँ, आधे पेज में उन्हें ख़त्म करती हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा एक कॉपी बैलेंस चलता है। ओके, तो ये आधे पेज में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसे आधे पेज में कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से थे और क्या क्या आंसर्स उसके सही हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ एजुकेशन है जो अ, सारे उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन देने में हेल्प करता है, जो बच्चे किसी भी तरीके से गिफ्टेड हैं, या फिर गिफ्टेड इन द सेंस कि किसी भी तरीके से स्पेशल नीड रखते हैं। जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, या फिर जो डिसेबल हम बोल सकते हैं जिन्हें, या फिर ऐसे बच्चे जो डाइवर्स नीड्स के होते हैं, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाना, नॉर्मल बच्चों के साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करना, यही है हमारा समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चे चाहे वो डिसेबल्ड हों, चाहे वो एबल्ड हों, चाहे वो स्पेशल नीड वाले हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय है। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नो, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन का मतलब है ऐसा टाइप ऑफ एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया हो। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ सिर्फ वो बच्चे पढ़ते हों जो किसी भी तरीके से स्पेशल नीड वाले होते हैं, यानी कि डाइवर्स नीड वाले होते हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड। तीनों में से जो भी वर्ड आप लिखोगे, तीनों गलत नहीं है। ओके, तो ऐसे स्पेशल स्कूल का मतलब है ऐसे स्कूल्स जो
डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों को सिर्फ उन्हीं बच्चों को एजुकेशन देता हो, ऐसे स्कूल्स जो होते हैं वो स्पेशल स्कूल्स कहलाते हैं, और ऐसे जो एजुकेशन है वो क्या है, स्पेशल एजुकेशन या फिर विशिष्ट शिक्षा। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की कुछ विशेषताएं लिखनी थी। गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, गिफ्टेड चिल्ड्रंस ऐसे बच्चे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा एबिलिटी अपने अंदर रखते हूँ, किसी भी फॉर्म में एक्स्ट्रा एबिलिटी उनके पास बाय बर्थ अगर कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है तो ऐसे बच्चों को गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि अक्सर गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो होते हैं वो नॉर्मल क्लास में बोरिंग फील करते हैं, क्योंकि उनका जो एक आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नॉर्मल क्लास में वो बोरिंग फील करते हैं, उन्हें नॉर्मल कैरिकुलम या हम बोले तो जो नॉर्मल लेक्चर्स, नॉर्मल सिलेबस जो होता है वो भी उन्हें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर का होता है। तो उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से वो कुछ नेक्स्ट लेवल की बातें सोचते हैं, और नेक्स्ट लेवल की बातें, उनके क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे गिफ्टेड चाइल्ड्स। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, यानी कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को परिभाषित कीजिए। मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक का मतलब है कि ऐसे चिल्ड्रंस जो मेंटली वीक होते हैं, जो किसी भी तरीके से या फिर हेरिडिटी से या फिर बाय बर्थ जिनका मेंटल फिटनेस जो होता है वो रिटार्डेड होता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, मेंटली इल होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, कोई भी चीज़ को समझने में, क्योंकि दिमाग से ये परेशान होते हैं, दिमाग से ये अस्वस्थ होते हैं, इसलिए इनके लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम के फॉर्म में आती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम असमर्थता क्या है। बहुत सारे अलग अलग तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोग बच्चों को ऐसे देखा होगा कि जिन्हें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लेटर्स पढ़ना नहीं आता। ठीक है, अगर वो कोई सामने कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को समझने। तो अलग अलग तरीके की अधिगम असमर्थताएं होती हैं, अलग अलग तरीके के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं। किसी भी कमी के वजह से अगर कोई बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है तो दैट स्टैंड्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब है, लर्निंग इंटेलिजेंस का मतलब, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि लाइक अगर कोई भी इंसान वो इमोशनली फिट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो दैट इज़ नोन एज संवेगात्मक बुद्धि, कि दिमाग से जो उसके एक सेंसिटिविटी होती है वो एक फिट फॉर्म में रहे और वो कंप्लीट 100% रहे, तो दैट is known as emotional intelligence. Okay, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। कई प्रकार के जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका वर्णन करना था। तो विशिष्ट बालकों का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे सबसे पहले अगर हम बताएं तो सेंसरी डिसेबल्ड बालक फर्स्ट कैटेगरी है जो हमारी है, वो है सेंसरी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। सेंसरी डिसेबिलिटी में क्या है, 3 तरीके से इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वन इज़ हियरिंग, सेकंड इज़ विजुअल, और थर्ड जो है हमारा है फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये हियरिंग में जो जिन्हें ढंग से सुनाई नहीं देता, विजुअल में जो ढंग से देख नहीं पाते, और फिजिकली डिसेबल्ड जो किसी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। फिर आता है सेकंड हमारा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में हमारा गिफ्टेड चाइल्ड हो गया, टैलेंटेड चाइल्ड हो गया, और फिर तीसरा आ जाता है हमारा मेंटल इलनेस या फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इसके बाद डेवलपमेंट्री डिसऑर्डर है, जैसे उसमें हमारा ऑटिज़म आ गया, सेरिब्रल पैल्सी आ गया, ठीक है, मेंटल इलनेस, स्लो लर्नर्स आ गए, ये सब आ गए। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कोई बच्चा अगर डायबिटिक है, कोई बच्चे को एलर्जी है किसी चीज़ से, तो ये सब हेल्थ प्रॉब्लम में आ गई। तो यही है हमारा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के काइंड, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के प्रकार। नाउ द 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूजन।
यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? तो टेक्नोलॉजी का देयर इज़ अ बिग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से एक जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अलग अलग डाइवर्स नीड्स के बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। टेक्नोलॉजी इसको कैसे, इसका साथ कैसे देती है? लाइक हम कोई भी चीज़ अगर हम क्लास में स्मार्ट क्लासेस रखते हैं या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम कोई चीज़ बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो चाहे बच्चा स्लो लर्नर हो, चाहे बच्चा मेंटल इल हो, या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी अगर बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा उसे समझने की कोशिश कर सकता है, उसे समझ सकता है। तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प करती है टू ओवरकम द डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्योंकि तो इस वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट डाउन द एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के हमको क्या लिखने हैं? एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं। एकीकृत शिक्षा क्या होती है? एकीकृत शिक्षा का मतलब है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी या ऐसा एजुकेशन जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल नीड जिनको जिनकी ज़रूरत होती है, वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है जिसके बेसिस पे वो अगर उस नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के योग्य अगर वो हैं तो ही वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वो वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि जैसे अगर एक साथ अगर कोई फिट बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर अनफिट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस माहौल हो जाता है। तो वो एक उद्देश्य है कि वैसा कुछ माहौल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एक तरीके के दिमाग वाले हैं वो एक साथ पढ़े तो उनका जो कोर्स होगा वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा आसानी से वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई के साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। एकीकृत शिक्षा का मतलब जहाँ पे वो सभी एक साथ पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें एक एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो योग्य हो जाते हैं, तभी ही वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मेंटल हेल्थ का मतलब है कि दिमागी स्वस्थता, यानी कोई भी इंसान अगर सही तरीके से एक नॉर्मल तरीके से कोई चीज़ सोच पा रहा है, कोई चीज़ समझ पा रहा है और कोई चीज़ याद कर पा रहा है, तो वो मेंटली हेल्दी है। इसी को मानसिक स्वास्थ्य बोला जाता है। ठीक है, ये थे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हमें करीब 50 वर्ड्स में लिखने थे। ठीक है, तो 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमें नॉर्मली 50 वर्ड्स में लिखने थे। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या है हमारा? सेक्शन बी है हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें 200 वर्ड्स के हमको आंसर्स लिखने हैं। करीब अगर आपने 2 से 2.5 पेज के अगर आंसर्स लिखे हैं तो योर आंसर्स इज़ इनफ। तो ये हमें ऐसे लिखने थे। इसमें हर क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए थे और ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको करने थे। तो जो आंसर्स मैंने लिखे हैं मैं उसको आप लोगों को क्लियरली बता दे रही हूँ कि वो कौन कौन से उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया कि डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो मैंने इसमें से ये वाला ऑप्शन किया है, डिस्क्राइब द नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नीड्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की? इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड्स है सबसे पहला फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। ये जो है सबसे पहली नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इक्वालिटी देना, सभी को इक्वालिटी देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा नीड है। इक्वालिटी देने का क्या मतलब है कि क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन है सभी के लिए, तो सभी के लिए राइट टू एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का एक नीड है या फिर कैरेक्टरिस्टिक हम इसको बोल सकते हैं कि उसको सभी के पास ही सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, सबके पास एजुकेशनल राइट्स होना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग तरीके के बच्चों को एक तरीके से पढ़ाना भी एक तरीके का इसका नीड हो सकता है। ठीक है,
इसके अलावा जैसे हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो हैं, इसकी एक ज़रूरत यहाँ पे भी पड़ती है कि हर चाहे बच्चा एबल हो चाहे बच्चा डिसेबल हो, सभी बच्चे के पास अपनी कोई ड्रीम होती है, अपनी कोई सपने होते हैं कि वो उस चीज़ को एक्वायर करना चाहता है, वैसे ही उनके पेरेंट्स के पास भी। तो उनके और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो एक तरीके की एजुकेशन होती है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, वो उनके सपनों को पूरा करने का काम करता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि सामान्य तरीके से वो डिसेबल्ड और एबल्ड दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ एजुकेशन शुड बी गिवन टू एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, या फिर इसका ऑप्शन था डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमेडियल एजुकेशन। ठीक है, तो मैंने ये किया है कि हाउ एजुकेशन शुड बी गिवन टू द एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे इन्हें एजुकेशन देने का, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करने का क्या, सबसे पहली तो चीज़ होती है देखो कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो सभी के पास पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ क्रिएट कर दिया, एजुकेशनल सिस्टम बना दिया और फिर वो एजुकेशनल सिस्टम हमारे तक ही रह जाए। ठीक है, तो वो सभी तक पहुँचना चाहिए, सभी लोगों के पास तक जाना चाहिए। सारे बच्चे जो हैं उन्हें एक तरीके से हमें शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उन्हें एक तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए कि वो किस तरीके से एजुकेशन के साथ जुड़े, उनका क्या क्या उनका प्रॉफिट हो सकता है, एजुकेशन के साथ जुड़ने में, पढ़ाई करने में उनका क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ वही पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो वो सही होंगे, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने भी कोई और भी टॉपिक डाला हो या कोई और भी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हो तो वो उसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। तो आपने उस चीज़ को सही किया है, तो उस चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन था कि हाउ अ टीचर कैन हेल्प इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। मैंने यही वाला ऑप्शन इसका किया है कि एक शिक्षक कैसे किसी भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकता है, मेंटल हेल्थ को, किसी बच्चे को मानसिक तौर पे स्वस्थ कोई एक टीचर कैसे रख सकता है। तो देखो, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्लास में, चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें चाहे हम नॉर्मल एजुकेशन की बात करें। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो टीचर का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही तरीके के बच्चे होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल भी स्कूल की बात करें जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो भी टीचर का जो रोल होता है वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा क्लास में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहा है, कैसे रख रहा है, ये टीचर को अपने नॉलेज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम उस बच्चे की मेंटल लेवल का पता लगा सकते हैं, मेंटल हेल्थ का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन में तो टीचर्स इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कोई स्किल एक्टिविटी दे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ऐसा करिकुलम बना दिया कि बच्चे को कुछ स्किल ट्रेनिंग दे दिया गया, कोई अलग पढ़ाई से हट के कोई अलग एक्टिविटी अगर बच्चे को करने को दे दी गई, तो भी वो बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ में लग जाते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं हमें, और उनका एक तरीके से मेंटल हेल्थ बैलेंस रहता है। इसके अलावा अगर हम टीचर बच्चे को टाइम टाइम पे उन्हें प्रेज़ करते रहें, उन्हें उनके काम के लिए तारीफ़ करते रहें तो ये तो भी बच्चे जो होते हैं वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। टीचर के साथ अगर उनका अच्छा रिलेशनशिप है तो भी वो बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ वो अपना मेंटल हेल्थ उनका बैलेंस रहता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे टीचर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ बनाए रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट इज द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन इंक्लूजन, यानी कि समावेशन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या योगदान है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे पढ़ाई से रिलेट के अलावा फॉर एग्जांपल समावेशी शिक्षण जो होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा एक तरीके में डिसेबल है तो उसके पास कोई और स्किल नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ से क्या किया जा सकता है कि उस बच्चे की
किसी और चीज़ में अगर कोई स्किल है तो उस स्किल को उभारा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है जो आँख से देख नहीं सकता है अच्छे तरीके से, जिसकी आई साइट थोड़ी लो है, तो उसको भी हम डिसेबल मान लेंगे, ठीक है। लेकिन वो बच्चा गाता अच्छा है, तो अगर हम सिर्फ पेन पेपर टेस्ट करा रहे हैं, हम सिर्फ सिलेबस को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हम उसकी वो स्किल जान सकते? ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ाई करने में अच्छा हो। तो उसकी वो स्किल हमें कैसे पता चली? तब पता चली जब हमने ये देखा कि वो बच्चा गाना अच्छा गाता है, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की अलग जो स्किल है, जो उनकी अलग क्षमताएं हैं, उसे निखारने में और उसे आगे ले आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों का मेंटल हेल्थ जो है, क्योंकि हम उन्हें अलग अलग तरीके के इन्वॉल्वमेंट में लेके जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के काम उनसे करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, अपने एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे उनका दिमाग हेल्थ प्रॉब्लम फेस भी वो नहीं करते हैं और वो नॉर्मल अपनी क्लासेस पे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था? डिस्क्राइब द स्किल एंड कॉम्पेंसिटीज ऑफ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द सोशल एटीट्यूड इन एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन। तो मैंने इसका ये वाला पॉइंट किया है, डिस्क्राइब द सोशल एटीट्यूड इन एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दृष्टिबाधित बच्चों में शैक्षिक प्रावधानों में सामाजिक अभिवृत्ति का वर्णन करना था। तो सबसे पहले मैंने अपने आंसर में सबसे पहले ये बता दिया कि दृष्टिबाधित बच्चे होते क्या हैं, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस क्या होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चों जो किसी भी तरीके से आँख किसी भी तरीके से जिनकी आई साइट वीक हो या फिर वो देखने में असमर्थ हो। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक माइल्ड होते हैं और एक कंप्लीट ब्लाइंड होते हैं। तो कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आँख की कुछ ऐसी बीमारी जैसी होती है, जैसे फार साइटेडनेस हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, नियर साइटेडनेस हो गया, या फिर जिन्हें चश्मा लगा के देखा जा सकता है। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो माइल्ड तरीके से आँखों से परेशान होते हैं, ठीक है, जिनको क्योर किया जा सकता है, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कंप्लीट ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, और जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ या तो स्पेशल स्कूल में रख सकते हैं या फिर उन्हें हम इंक्लूसिव स्कूल में रख सकते हैं, इन्हें हम इंटीग्रेटेड स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इनको पढ़ा सकते हैं आसानी से। जैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बोल के पढ़ाया जाए, चार्ट्स का या फिगर का यूज़ कम किया जाए, ऐसी चीज़ों का यूज़ कम किया जाए जो बच्चों को देखनी पड़े, ठीक है। तो इन बच्चों को समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर दें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। इसके अलावा ब्रेली रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए। हम ऐसे टच करा के उन्हें फील कराते हैं कि वो कौन सा लेटर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, इन लोगों के लिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें एक तरीके से सहानुभूति की ज़रूरत होती है, इन्हें एक नॉर्मलाइजेशन रखना चाहिए, बच्चों को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो किसी भी तरीके का इन्हें इनइक्वालिटी या अब नॉर्मेलिटी फील हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो कि करीब 6 क्वेश्चंस थे, 6 या 5 क्वेश्चंस थे, इसे हमको करने थे। और अब आते हैं हम हमारे सी सेक्शन पे, जो कि हमारा है क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें कि हमें कोई 2 क्वेश्चन करने थे, कोई भी 2 क्वेश्चन 500 वर्ड के करने थे। 500 वर्ड में आपने अगर 4 से 5 पेज में अपने ये आंसर्स लिखे हैं तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है वो क्वेश्चंस। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, और क्वेश्चन नंबर मैंने ये किया है 9, ठीक है। तो सेवन्थ और 9th जो क्वेश्चन है ये दोनों मैंने किया, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया।
हमें इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन को एक्सप्लेन करना था। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फिर स्पेशल एजुकेशन को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने एक पेज पे चार्ट बनाया, 3 कॉलम बनाए, जिसमें एक तरफ इंटीग्रेटेड, एक तरफ इंक्लूसिव और एक तरफ स्पेशल एजुकेशन का कॉलम बनाया, और फिर उसको एक डिफ्रेंशिएटिव फॉर्म में भी लिख दिया। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो जैसा हम सभी लोगों को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा जो है वो चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे डिसेबल्ड बच्चा हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आपने भी अगर ऐसे ही लिखा है तो फिर वो सही है उसको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने जितना एक्सप्लेन कॉपी में लिखा है मैं उतने सारे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकती। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये आ जाता है कि जहाँ पे सारे बच्चे किसी भी तरीके की नीड वाले सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसा एजुकेशन जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है मेन स्ट्रीमिंग, दूसरा होता है फुल इंक्लूजन। मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि बच्चा अगर डिसेबल्ड है तो फिर उसको कोई एग्ज़ाम दे के पास आउट करना पड़ता है, और फुल इंक्लूजन में कोई भी ऐसा बाध्य नहीं होता कि एग्ज़ाम देना है या कुछ, वो कोई भी बच्चा उसमें आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रोसेस जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, थर्ड है मेन स्ट्रीमिंग, और चौथा है हमारा फुल इंक्लूजन। तो ये 4 की बच्चों को नॉर्मल फील होना चाहिए, बच्चों को अब नॉर्मलिटी का नहीं फील होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन में उन्हें नहीं बांधना चाहिए, कंप्लीट इंक्लूजन क्लास प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद अगर नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस की हम बात करें, तो जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए और फिर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये सब इसकी नीड्स हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, बाधाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो एक तरीके से अपने आप को लो फील करते हैं, नहीं जाने उनके साथ क्लास में जो इन्वायरमेंट है उसमें और भी अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लो फील होता है कि मैं डिसेबल्ड हूँ और बच्चा दूसरा बच्चा जो ऐसा है। तो ये सब कुछ सोशल कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके के इश्यूज़ हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधा देते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन क्या है? स्पेशल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाती है जो कि स्पेशल नीड्स कंटेन करते हैं, और इंटीग्रेटेड ऐसी एजुकेशन है जो उन बच्चों को भी जो दोनों ही बच्चों को कंबाइंडली पढ़ाती है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक कुछ सामान्य मतलब अगर वो डिसेबल्ड भी हैं तो भी उनके अंदर वो योग्यता है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि अगर आप पूरी तरीके से भी डिसेबल्ड हो तो भी आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं है। तो ये 3 तरीके के एजुकेशन, इसे हमको पूरा एक्सप्लेन करके इसका नीड्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मेरिट, इसका डीमेरिट, जो भी चीज़ हमको इसमें आ रही है वो सब हमको इसमें लिख देना था। ठीक है, फिर हम अगर 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर। प्रोफेशनल इथिक्स में कुछ ऐसे मॉडल्स प्रारूप तैयार किए गए थे जिसके बारे में मैंने लिख दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सबसे पहले मैंने इसमें ये बताया कि टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास का इन्वायरमेंट सही रखना। सही रखने का मतलब है कि क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसलिए अलग अलग तरीके का उनका मेंटल हेल्थ है, अलग अलग तरीके का उनका फिजिकल हेल्थ है, तो उन्हें उन बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना इट्स नॉट क्वाइट ईजी। तो टीचर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हर बच्चे को वो एक जैसा पढ़ा सकें, किसी को नेग्लेक्ट ना करें, किसी को अब नॉर्मल फील ना कराएं। तो ये सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई बच्चा किसी बच्चे का मजाक ना उड़ाए कि वो डिसेबल्ड है या फिर ऐसा है। क्लास में फुल कंप्लीट वेंटिलेशन होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान टीचर्स को रखना होता है। प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स तैयार किए गए, जैसे एक मॉडल है आईएसडी का। यहाँ पे आईएसडी जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बहुत सारे इसके अंदर
मॉडल्स आते हैं, जैसे ADDIE मॉडल है हमारा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मॉडल है, या फिर गैगने का 9 स्टेप्स का मॉडल है। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करके इसमें लिख देते हैं तो फिर हमारा 5 पेज का ये क्वेश्चन आंसर हो भी जाता है और फिर हमें ढंग से मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने किया इसमें। तो 9th और 7th क्वेश्चन मैंने कंप्लीट इसमें किए थे। और ये था हमारा कंप्लीट पेपर, जो कि हमारा आज का क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर था। अब नेक्स्ट कल एक दिन की छुट्टी और फिर है हमारा नेक्स्ट पेपर। तो उस पेपर की तैयारी करते रहिए, और वो पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसका भी एक सोल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगी। जो मैंने जैसा किया होगा मैं वैसा बताऊँगी। और अगर आपने ऐसा ही किया है तो फिर तो बहुत अच्छा, और अगर आपने ऐसा नहीं भी किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट्स किए हैं, तो भी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो बस एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस करें और सीरीज़ वाइज करें। पहले सेक्शन ए कंप्लीट कर ले, फिर सेक्शन बी कंप्लीट कर ले, फिर सेक्शन सी पे आ जाएं। टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम डिवाइड करें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन में कितना समय लगाना है, कौन से क्वेश्चन में कितना पेज देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम बी कॉपी का जो हमें बी कॉपी नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे बी कॉपी मांगने लगते हैं क्योंकि वो अपना पेज मैनेज नहीं करते हैं कि उन्हें कितने क्वेश्चन पे कितने पेज को लगाने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीड में लिखें, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप स्पीड में नहीं लिखेंगे तो लास्ट में जाके आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लिखना पड़ जाता है। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर, अच्छे से तैयार करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। बाय बाय।